साल 1975 भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा साल जिसने बॉलीवुड की दिशा और दशा दोनों हमेशा के लिए बदल दी। इसी साल रिलीज हुई थी शोले, एक ऐसी फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स को तहस नहस कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी शोले की ऐतिहासिक कामयाबी ने बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक राइटर जोड़ी सलीम जावेद के रातों की नींद उड़ा दी थी। जी हाँ, कामयाबी जितनी बड़ी होती है उसे बनाए रखने का दबाव उतना ही जानलेवा होता है। शोले के बाद पूरी इंडस्ट्री की नज़रें इस जोड़ी पर टिकी थी कि अब ये दोनों आगे क्या कमाल करेंगे। लेकिन इसके ठीक बाद जो हुआ उसने सलीम जावेद के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसका दी। शोले के ठीक बाद सलीम जावेद की एक बहुत बड़ी फिल्म आई जिसका नाम था ईमान धरम। अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार और शशि कपूर जैसे दिग्गजों से सजी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। ये सलीम जावेद के करियर का वो दौर था जब उन पर फ्लॉप का टैग लगने लगा था। इसके तुरंत बाद उनकी एक और फिल्म आई, चाचा भतीजा। फिल्म तो हिट हो गई, उसने पैसे भी कमा लिए, लेकिन फिल्म समीक्षकों यानी क्रिटिक्स ने सलीम जावेद की कलम की धज्जियां उड़ा कर रख दी। क्रिटिक्स का कहना था कि सलीम जावेद अब बूढ़े हो चुके हैं, उनकी सोच घिसी पिटी हो चुकी है। वही पुरानी खोया पाया यानी लॉस्ट एंड फाउंड थ्योरी को वो दोबारा दर्शकों के मुंह पर मार रहे हैं। सबसे बड़ा हमला हुआ फिल्म की महिलाओं के किरदारों पर। आरोप लगा कि सलीम जावेद अपनी फिल्मों में औरतों को बहुत ही कमज़ोर और लाचार तरीके से दिखाते हैं। बाजार में साख दांव पर लगी थी। क्रेडिबिलिटी का सवाल था। सलीम जावेद के ऊपर एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखने का भयंकर दबाव था जो न सिर्फ बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दे बल्कि उनके आलोचकों का मुंह भी हमेशा के लिए बंद कर दी। वो कुछ ऐसा लिखना चाहते थे जो भारतीय सिनेमा के पर्दे पर आज तक कभी न देखा गया हो और न सुना गया हो। उधर दूसरी तरफ रोमांस के शहंशाह यश चोपड़ा अपनी एक अलग ही जंग लड़ रहे थे। यश चोपड़ा ने जब अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस यश राज फिल्म्स लॉन्च किया तो उनकी पहली फिल्म दाग ब्लॉकबस्टर रही, लेकिन उसके बाद आई जोशीला बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो गई। हालांकि उन्होंने त्रिमूर्ति फिल्म्स के लिए दीवार जैसी कल्ट फिल्म बनाई जो सुपरहिट रही, और फिर अपने बैनर तले कभी कभी बनाई, वो भी सुपरहिट रही। यश चोपड़ा उस वक्त एक डायरेक्टर के तौर पर कॉन्फिडेंस के 7वें आसमान पर थे। उन्हें लग रहा था कि उनका सुनहरा दौर चल रहा है, वो जिस मिट्टी को छुएंगे वो सोना बन जाएगी। इसी बीच दीवार के ज़बरदस्त सक्सेस के बाद मशहूर प्रोड्यूसर और त्रिमूर्ति फिल्म्स के मालिक गुलशन राय एक और बड़ी फिल्म की तलाश में थे, और तभी इतिहास ने खुद को दोहराया। एक बार फिर से एक त्रिकोण बना। एक तरफ थे प्रोड्यूसर गुलशन राय, दूसरी तरफ थे डायरेक्टर यश चोपड़ा, और कहानी की कमान थी सलीम जावेद के हाथों में। सलीम जावेद ने दबाव के उस माहौल में अपनी कलम से एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जिसका थीम था 3 फेसेस ऑफ ए मैन, यानी एक ही इंसान के 3 अलग अलग चेहरे। सीधे शब्दों में कहे तो एक बाप और उसके 2 बेटों की कहानी। लेकिन ट्विस्ट ये था कि इसमें एक औलाद जायज़ थी और दूसरी नाजायज़। सलीम जावेद ने इस बार ठान लिया था कि वो अपनी पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएंगे। क्रिटिक्स ने जिन महिला किरदारों को कमज़ोर कहा था, इस नई स्क्रिप्ट में उन सभी फीमेल कैरेक्टर्स को बेहद मजबूत, आज़ाद और आत्मनिर्भर लिखा गया। कहानी तो तैयार हो गई जिसका नाम रखा गया त्रिशूल। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू होना था। इस कहानी की रीढ़ की हड्डी था वो बाप जिसके इर्द गिर्द ये पूरा ताना बाना बुना गया था। क्या आप जानते हैं कि इस दमदार और कड़क आर.के. गुप्ता के किरदार के लिए सलीम जावेद की पहली पसंद कौन था? वो संजीव कुमार नहीं थे। जी हाँ, सलीम जावेद ने ये किरदार खास तौर पर अभिनय के सम्राट दिलीप कुमार को दिमाग में रखकर लिखा था। वो चाहते थे कि दिलीप कुमार इस किरदार को निभाए, लेकिन किन्हीं कारणों से दिलीप कुमार ने इस रोल को करने से इनकार कर दिया। अब मेकर्स के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया कि आखिर इस भारी भरकम रोल को निभाएगा कौन। सलीम जावेद ने शोले में संजीव के साथ काम किया था और वो उनके अभिनय की गहराई से अच्छी तरह वाकिफ थे। दीवार की सुपरहिट भाइयों की जोड़ी अमिताभ बच्चन और शशि कपूर को तो पहले ही फाइनल कर लिया गया था, लेकिन अब दिलीप कुमार के मना करने के बाद संजीव कुमार को आर.के. गुप्ता यानी पिता के उस ऐतिहासिक रोल के लिए रोप इन किया गया। इस तरह संजीव कुमार इस कल्ट फिल्म का हिस्सा बने। कास्टिंग तो पूरी हो चुकी, अब बारी थी कैमरे के ऑन होने की। यश चोपड़ा और सलीम जावेद इस फिल्म को एक बिल्कुल अलग फ्लेवर देना चाहते थे। वो मुंबई,
यानी बॉम्बे के उस जानी पहचानी भीड़-भाड़ और घिसे-पिटे लोकेशन से दूर जाना चाहते थे। इसीलिए फैसला किया कि फिल्म की पूरी शूटिंग दिल्ली के खुले और भव्य लोकेशंस पर की जाएगी। पूरी टीम दिल्ली पहुंच गई। शूटिंग के उन दिनों को याद करते हुए सालों बाद खुद महानायक अमिताभ बच्चन ने एक बेहद मज़ेदार किस्सा सुनाया था। उन्होंने बताया था कि उस समय यश चोपड़ा का आत्मविश्वास और जोश इस कदर चरम पर था कि जैसे ही कोई शॉट उनके मुताबिक ओके होता, वो हवा में हाथ लहराते हुए चिल्लाते यस यस। और उनके इस अति उत्साह के चक्कर में कई बार उनके पास खड़े असिस्टेंट डायरेक्टर्स को उनका मुक्का तक लग जाता था। दिल्ली का शेड्यूल खत्म हुआ, फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी, लेकिन असली ड्रामा तो अब होने वाला था, जिसने मेकर्स के पैरों तले जमीन खिसका दी। जब फिल्म की शुरुआती फुटेज, जिन्हें सिनेमा की भाषा में रशेस कहा जाता है, उन्हें देखने के लिए फिल्म की कोर टीम एक बंद कमरे में बैठी। उस कमरे में यश चोपड़ा थे, सलीम जावेद थे, अमिताभ बच्चन और फिल्म के प्रोड्यूसर गुलशन राय थे। लेकिन जब फिल्म खत्म हुई और चारों उस कमरे से बाहर आए तो सन्नाटा पसर गया। चारों के चेहरे लटके हुए थे, दिल बैठ चुका था, क्योंकि जो फिल्म बनकर सामने आई थी वो किसी को भी पसंद नहीं आ रही थी। करोड़ों रुपए दांव पर लगे थे और फिल्म एक महा डिजास्टर की तरफ बढ़ती दिख रही थी। आखिर ऐसा क्या था उस फुटेज में जिसने पूरी टीम को अवसाद में डाल दिया? स्क्रीन पर जो फिल्म दिख रही थी वो बहुत ही सूखी, कड़क और एक बोरिंग कॉर्पोरेट ड्रामे जैसी लग रही थी। उसमें वो मसाला, वो एंटरटेनमेंट गायब था जिसके लिए दर्शक सिनेमा घरों में टूट पड़ते हैं। परेशान होकर गुलशन राय ने सलीम जावेद की तरफ देखा और पूछा, क्या इसका कोई इलाज है? इस फिल्म को कैसे सुधारा जाए? तब सलीम खान ने खड़े होकर एक ऐसा जवाब दिया जिसने वहां मौजूद हर शख्स के होश उड़ा दिए। सलीम खान ने बेहद ठंडे दिमाग से कहा, इसका सिर्फ एक ही इलाज है, इस फिल्म को डिब्बे में बंद कर दिया जाए और इसे कभी रिलीज ही ना किया जाए। ये कहकर सलीम खान वहां से चले गए। ये बात गुलशन राय के कलेजे में तीर की तरह चुभ गई। एक प्रोड्यूसर के लिए इससे डरावनी बात और क्या हो सकती थी कि उसका राइटर ही फिल्म को रिलीज न करने की सलाह दे दे। उसी रात घबराए हुए गुलशन राय ने सीधे डायरेक्टर यश चोपड़ा को फ़ोन मिलाया। यश, इस फिल्म में मेरा घर बार, मेरा सारा पैसा लगा हुआ है और तुम्हारा ये राइटर इतने हल्के में कह रहा है कि फिल्म को रिलीज़ ही मत करो। मेरे डूबे हुए पैसे क्या वो देगा? यश चोपड़ा ने किसी तरह गुलशन राय को संभाला। उन्होंने कहा, अरे गुलशन जी, आप सलीम को नहीं जानते, वो थोड़े मजाकिया किस्म के इंसान हैं। वो हर गंभीर सिचुएशन में भी कोई ना कोई जोक क्रैक कर देते हैं। परेशान वो भी है और वो इस फिल्म का कोई ना कोई ठोस समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहा है। यश चोपड़ा की बात सच साबित हुई। सलीम जावेद अपनी साख बचाने के लिए रात दिन एक कर रहे थे। सिनेमा के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था कि सलीम जावेद अपनी लिखी लिखाई बाउंड स्क्रिप्ट को दोबारा लिख रहे थे। आपको बता दें कि सलीम जावेद का ये कड़ा नियम था कि वो एक बार जो स्क्रिप्ट लिख देते थे उसमें एक शब्द का भी बदलाव बर्दाश्त नहीं करते थे। अगर कोई डायरेक्टर अपनी मर्जी से सीन बदलता तो वो फिल्म से अपना नाम तक हटा लेते थे, लेकिन त्रिशूल के लिए उन्होंने अपना ही नियम तोड़ दिया। उन्होंने स्क्रिप्ट को रीराइट किया और फिल्म में जानबूझकर कड़क कमर्शियल मसाले और एक्शन सीन्स को ठूसने का फैसला किया। आज जब आप त्रिशूल देखते हैं तो आपको वो सारे आइकॉनिक सीन्स याद होंगे जब अमिताभ बच्चन एक एम्बुलेंस लेकर गुंडों के इलाके में घूमते हैं। वो विलन माधव सिंह और गंगू के अड्डों पर जाते हैं, उनकी हड्डियों का सुरमा बनाते हैं और फिर उन्हीं अधमरे गुंडों को उठाकर एम्बुलेंस में डालते हैं और खुद ड्राइव करके अस्पताल तक छोड़ाते हैं। सिर्फ एम्बुलेंस ही नहीं बल्कि सिनेमा के इतिहास का सबसे शानदार एंट्री सीन भी इसी रीराइटिंग की देन था। वो सीन जहाँ चारों तरफ चट्टानें टूट रही हैं, डायनामाइट में भयंकर ब्लास्ट हो रहे हैं, पत्थर हवा में उड़ रहे हैं और उन उड़ते हुए पत्थरों और धुएं के बीच से महानायक अमिताभ बच्चन एक हाथ में सिगरेट लिए बेहद शांत कदमों से चल रहे हैं। ये सारे सीन्स असली स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं थे। इन्हें बाद में सिर्फ इसीलिए लिखा गया ताकि कॉर्पोरेट की उस सुखी और गंभीर कहानी में आम दर्शकों के लिए तालियां और सीटियां बजाने का पूरा इंतजाम किया जा सके। अब स्क्रिप्ट तो दोबारा लिखी जा चुकी थी, लेकिन मुसीबत अभी ख़त्म नहीं हुई। यश चोपड़ा ने सलीम जावेद से पूछा, भाई जो ये नए सीन्स तुमने जोड़े हैं इन्हें दोबारा शूट करने में कितना वक्त लगेगा? राइटर जोड़ी ने कहा कि एक्टर्स चाहे जितने भी वन टेक क्यों ना हो, इन भारी भरकम एक्शन सीन्स को फिल्माने में कम से कम 15 दिन का समय तो लगेगा ही लगेगा। अब वो 15 दिन का रीशूट मतलब प्रोड्यूसर गुलशन राय की जेब पर एक और बड़ा बम फूटना।
अगर उन्हें सीधे बताया जाता कि 15 दिन और शूटिंग होगी तो शायद वो टेंशन में फिल्म ही रोक देते। तब सलीम जावेद ने यश चोपड़ा को एक ऐसी तरकीब सुझाई जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। उन्होंने कहा, आप गुलशन जी से कहिए कि सिर्फ 5 दिन का रीशूट होना है। जब 5 दिन ख़त्म होने वाले होंगे तो हम कहेंगे कि कुछ पैचवर्क और बचा है, तो 5 दिन का ग्रेस पीरियड और मांग लेंगे और फिर ऐसे ही करके और 5 दिन खींच लेंगे। यश चोपड़ा ने बिल्कुल ऐसा ही किया। 5-5 दिन के टुकड़ों में इंस्टॉलमेंट मांग कर उन्होंने गुलशन राय से पूरे 15 दिन का रीशूट करवा लिया। सालों बाद जब एक इंटरव्यू में सलीम खान से पूछा गया कि आपने अपने ही प्रोड्यूसर के साथ ऐसा गेम क्यों खेला, तो सलीम खान ने मुस्कुराते हुए एक बड़ा ही रोचक राज खोला। उन्होंने बताया, दरअसल गुलशन राय बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे। हमारी स्क्रिप्ट से उनकी फिल्में सुपरहिट भी होती थी, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती थी तो वो हमें इंस्टॉलमेंट में अटका कर पैसे देते थे कि आज थोड़े ले लो, बाकी के कुछ दिन बाद ले लेना। इसीलिए जब रीशूटिंग की बारी आई तो हमने सोचा कि हम भी किस्तों में ही रीशूट करवा कर अपना बदला पूरा कर लेंगे। इंस्टॉलमेंट में हुई 15 दिनों की वो रीशूटिंग पूरी हो चुकी थी। फिल्म में एक्शन का तड़का तो लग चुका था, लेकिन त्रिशूल की जो असली ताकत थी वो थी इसकी मूल कहानी का नयापन। इंस्टॉलमेंट में हुई 15 दिनों की वो रीशूटिंग पूरी हो चुकी थी। फिल्म में एक्शन का तड़का तो लग चुका था, लेकिन त्रिशूल की जो असली ताकत थी वो थी इसकी मूल कहानी का नयापन। साल 1978 के उस दौर में जब भारतीय दर्शक सिनेमा के पर्दे पर सिर्फ डाकू, पुलिस या खोए पाए भाइयों की कहानियां देखने के आदी थे, तब सलीम जावेद की स्क्रिप्ट ने दर्शकों को सीधे कॉर्पोरेट वर्ल्ड की चमचमाती हुई चालाक दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। साल 1978 के उस दौर में जब भारतीय दर्शक सिनेमा के पर्दे पर सिर्फ डाकू, पुलिस या खोए पाए भाइयों की कहानियां देखने के आदी थे, तब सलीम जावेद की स्क्रिप्ट ने दर्शकों को सीधे कॉर्पोरेट वर्ल्ड की चमचमाती हुई चालाक दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। ये पहली बार हो रहा था जब किसी हिंदी फिल्म में सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं दिखाया जा रहा था, बल्कि वो बिजनेस कैसे करता है ये बारीकी से समझाया जा रहा था। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, रियल एस्टेट के बादशाहों के बीच की जंग, बोर्ड रूम में लिए जाने वाले कड़े फैसले, बंद लिफाफे में निकलने वाली सरकारी टेंडर, ऑडिटर्स की मीटिंग्स और बड़ी बड़ी नीलामियों में लगने वाली बोलियां, ये सब 1978 की आम जनता के लिए बिल्कुल नया और हैरान कर देने वाला अनुभव था। यश चोपड़ा हमेशा से अपनी फिल्मों में बेहद आधुनिक और अमीरों वाली लाइफस्टाइल दिखाने के लिए जाने जाते थे। उनकी फिल्मों के किरदार हनीमून मनाने या सिर्फ एक कप कॉफ़ी पीने भी स्विट्ज़रलैंड और लंदन चले जाते थे, लेकिन त्रिशूल में उन्होंने आधुनिकता की सारी हदें पार कर दी। क्या आप यकीन करेंगे कि साल 1978 में जब भारत के आम लोगों ने कंप्यूटर शब्द सुना तक नहीं था, तब इस फिल्म में शशि कपूर का किरदार शेखर, राखी के किरदार गीता को उसकी तेज याददाश्त और गजब के हिसाब किताब के कारण कंप्यूटर कहकर बुलाता है। यही नहीं, फिल्म में शशि कपूर का किरदार लंदन से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA की पढ़ाई करके भारत लौटता है। भारत में MBA का असली चलन 1992 के लिबरलाइजेशन के बाद शुरू हुआ, लेकिन यश चोपड़ा और सलीम जावेद ने इस भविष्य को 14 साल पहले यानी 1978 में ही पर्दे पर दिखा दिया था। इस आधुनिक कारपोरेट सेटअप के बीच कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है संजीव कुमार के किरदार RK गुप्ता से। वो एक आम इंजीनियर है जो अपने ही ऑफिस के कलीग शांति यानी वहीदा रहमान से प्यार करते हैं। दोनों बिना शादी के एक साथ रहते हैं और शांति उनके बच्चे की माँ बनने वाली होती है, लेकिन कॉर्पोरेट की सीढ़ियाँ चढ़ने की भूख इंसान को अंधा बना देती है। RK गुप्ता के बॉस अपनी बेटी की शादी उनसे कराने की शर्त रखते हैं और बदले में अपनी कंपनी में बड़ा हिस्सा देने का लालच देते हैं। एक मौका परस्त इंसान की तरह संजीव कुमार इस जाल में फंस जाते हैं। वो पैसों और तरक्की के लिए अपनी गर्भवती प्रेमिका शांति को बीच राह में बेसहारा छोड़ देते हैं। अब यहीं पर सलीम जावेद ने क्रिटिक्स को करारा जवाब दिया। पहले की फिल्मों में अगर कोई महिला ऐसे मोड़ पर छोड़ दी जाती थी तो वो या तो लोकलाज के डर से कुएं में कूदकर जान देती थी या अपना बच्चा गिरा देती थी, लेकिन त्रिशूल की शांति एक प्रोग्रेसिव और स्वाभिमानी महिला थी। वो बिना किसी शर्म या डर के उस बच्चे को जन्म देती है, अकेले पालकर बड़ा करती है। वही बच्चा बड़ा होकर बनता है अमिताभ बच्चन यानी विजय। माँ की मौत के बाद विजय अपने सीने में बरसों पुराना प्रतिशोध लेकर उस शहर में कदम रखता है। उसका मकसद सिर्फ RK गुप्ता को मारना नहीं, बल्कि उसने जो साम्राज्य अपनी माँ के आंसुओं पर खड़ा किया है
उसे कंक्रीट के एक एक टुकड़े की तरह ढहा देना है। अमिताभ बच्चन शहर में आते हैं और धीरे धीरे आर के गुप्ता के हर बिजनेस को बर्बाद करना शुरू करते हैं। और फिर आता है सिनेमा के इतिहास का वो सबसे बड़ा क्लाइमैक्स सीन। बॉलीवुड में हमेशा शादी के बिना पैदा हुए बच्चे को नाजायज औलाद कहकर समाज में प्रताड़ित और जलील किया जाता है। लेकिन सलीम जावेद ने इस रूढ़िवाद सोच को हमेशा के लिए पलट दिया। फिल्म के उस कड़क सीन में अमिताभ बच्चन संजीव कुमार की आंखों में आंखें डालकर ऑन फेस गरजते हैं, आप मेरे नाजायज बाप हैं। ये पहली बार था जब गुनाह का ठीकरा बच्चे के सिर से हटाकर उस धोखेबाज बाप के सिर पर मढ़ा गया था। अमिताभ बच्चन पर्दे पर द रियल नाजायज औलाद ऑफ इंडियन सिनेमा बनकर उभरे, जिसने समाज की सोच की चूल्हे हिला दी। फिल्म में महिलाओं के सारे किरदार मजबूत थे। हेमा मालिनी कंपनी की एमडी थी तो राखी एक टैलेंटेड कामकाजी महिला। लेकिन इस फिल्म के बनने के पीछे सितारों के बीच एक बहुत बड़ी अनबन भी चल रही थी। फिल्म में संजीव कुमार के छोटे बेटे का एक रोल था जिसे बाद में सचिन पिलगांवकर ने निभाया। क्या आप जानते हैं कि इस रोल के लिए सलीम जावेद की पहली पसंद ऋषि कपूर थे? त्रिशूल में अमिताभ बच्चन का किरदार विजय कोई सीधा साधा या आदर्शवादी हीरो नहीं था। वो अपने प्रतिशोध की आग में इस कदर अंधा था कि आर के गुप्ता को बर्बाद करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। यहाँ तक कि वो अपने सौतेले भाई शेखर की मंगेतर शीतल को भी अपने प्यार के झूठे जाल में फंसाने की कोशिश करता है ताकि उस पूरे परिवार को भीतर से तोड़ा जा सके। ये एक ऐसा किरदार था जो कानून और नैतिकता की सीमाओं को पार कर रहा था। उस दौर के बेहद मशहूर और सीनियर राइटर एस मुखर्जी ने इस फिल्म को लेकर एक बहुत ही हैरान करने वाली बात लिखी। उन्होंने कहा था, मैंने त्रिशूल को सिनेमाघरों में 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 12 बार देखा है और मैं हर बार ये देखकर दंग रह जाता हूँ कि स्क्रीन पर एक शख्स सारे गलत काम कर रहा है, चालाकी कर रहा है, दूसरों की जिंदगियों से खेल रहा है, लेकिन फिर भी थिएटर में बैठी जनता हर सीन पर उसी के लिए तालियां बजा रही है और वो एक हीरो बनकर उभर रहा है। यही तो सलीम जावेद की जादुई राइटिंग का वो कमाल था जिसने सारे सामाजिक नियमों को ताक पर रखकर भी दर्शकों के दिलों में अमिताभ बच्चन के लिए हमदर्दी और सम्मान पैदा कर दिया। इस फिल्म का एक और बेहद रोचक पहलू था इसका संगीत। सलीम जावेद का अपनी ही फिल्मों में एक सख्त नियम होता था। उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए जो एंग्री यंग मैन का रफ एंड टफ इमेज तैयार किया था उसे बनाए रखने के लिए वो अमिताभ से फिल्मों में गाने नहीं गवाते थे। जंजीर देख लीजिए या दीवार, इन फिल्मों में अमिताभ बच्चन के ऊपर कोई गाना नहीं फिल्माया गया क्योंकि सलीम जावेद को लगता था कि अगर एंग्री यंग मैन पेड़ के चारों तरफ चक्कर काटकर गाने गाएगा तो उसका वो खौफनाक गुस्सा दर्शकों के दिमाग से उतर जाएगा। लेकिन त्रिशूल में इस नियम को भी थोड़ा सा बदला गया। फिल्म का एक बेहद मशहूर गाना था, मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है। इस गाने में पहली बार अमिताभ बच्चन को भी एक गाने की लाइन दी गई। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उस गाने में भी वो कोई रोमांस नहीं कर रहे थे बल्कि अपने भीतर की कड़वाहट और गुस्से को ही बयां कर रहे थे। जून 1978 वो महीना जब त्रिशूल आखिरकार बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। थिएटर खुलते ही दर्शकों का हुजूम उमड़ पड़ा और वो एंट्री वाला सीन आते ही थिएटर में नोट उछाले जाने लगे। एम्बुलेंस वाले एक्शन सीन्स पर जनता कुर्सियों पर खड़ी होकर सीटियां बजाने लगी। संजीव कुमार और अमिताभ बच्चन के बीच के कड़क डायलॉग्स ने बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बरसात कर दी। फिल्म सुपरहिट हो चुकी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास की ये सबसे बड़ी हिट फिल्म होने के बावजूद इसका बिजनेस अचानक एक झटके में थोड़ा सा थम गया था। वजह कोई और नहीं बल्कि खुद अमिताभ बच्चन थे। दरअसल त्रिशूल के रिलीज होने के ठीक 1 हफ्ते बाद बॉक्स ऑफिस पर अमिताभ बच्चन की ही एक और महा फिल्म आ गई जिसका नाम था डॉन। जनता अब त्रिशूल से निकलकर डॉन की तरफ भागने लगी, जिससे त्रिशूल की कमाई की रफ्तार पर थोड़ा सा असर जरूर पड़ा। हालांकि इसके बावजूद त्रिशूल उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल रही। साल 1978 का वो दौर पूरी तरह से महानायक अमिताभ बच्चन के नाम दर्ज रहा। उस साल फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में 3 नॉमिनेशन अकेले अमिताभ बच्चन के पास थे, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर और डॉन। मुकाबला खुद का खुद से ही था और आखिरकार वो अवार्ड उन्हें डॉन के लिए मिला। ये उनका लगातार दूसरा बेस्ट एक्टर अवार्ड था क्योंकि इससे पहले साल भी अमर अकबर एंथनी के लिए वो ये ट्रॉफी अपने नाम कर चुके थे। आज इस महान कल्ट फिल्म को रिलीज हुए लगभग 48 साल होने जा रहे हैं, लेकिन इसका जादू आज भी वैसा ही है। यही वजह है कि आज के दौर के डायरेक्टर्स भी अपनी फिल्मों में त्रिशूल का संदर्भ देने से खुद को रोक नहीं पाती। चाहे फिल्म राजा बाबू में गोविंदा का वो थिएटर में बैठकर त्रिशूल का एम्बुलेंस वाला सीन देखना हो,
या फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का सिनेमा हॉल में जाकर त्रिशूल के डायलॉग्स पर खुद को ढालना हो। त्रिशूल आज भी भारतीय सिनेमा की एक अमर धरोहर है। तो ये थी कहानी उस बेमिसाल त्रिशूल के बनने की, जिसकी धार आज भी 48 सालों बाद उतनी ही तेज़ है। अगर आपने ये फिल्म अब तक नहीं देखी तो इसे एक बार ज़रूर देखिए और महसूस कीजिए उस दौर के सिनेमा के उस असली और कड़क रौब को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।